हो गया, आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा एक्स सर्विसमैन को लौटाना चाहिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का पैसा है। इन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो युद्ध में घायल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसेबल्ड होकर के घर आए हुए हैं। ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं हमारे बीच में जिनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना है। 1973 में एक ऐसा आदेश जारी कर दिया गया, 1973 की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले जो जवान थे, जेसीओ थे, एनसीओ थे, उनका जो पेंशन जो मिलता था उनको 70% मिलता था, यानी कि 70% ऑफ जो रिकॉनेबल इमोलूमेंट्स होते हैं। क्योंकि सिविलियंस का और फौजियों का जो है काम का जो है, जो जिस स्ट्रेस में काम करते हैं, जिस माहौल में काम करते हैं, जो लाइफ रिस्क होता है, उनका और हमारा बिल्कुल डिफरेंस है। मैं इससे पहले आप सब से आग्रह करता हूं, अगर सच्चाई सुनने की आप सब में धैर्य है तभी इस वीडियो में आगे बढ़ें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो से बाहर चले जा सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़े हुए कुछ कड़वे सच मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। इससे पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूं दोस्तों, क्योंकि आज जो है भारत में ही निर्मित INS विक्रांत यानी कि युद्धपोत जो है उसको सेवा में लाया गया है आज से। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है, जो कि भारत, अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना के बाद भारत एक ऐसा देश बन गया जो कि अपने देश में निर्मित युद्धपोत का इस्तेमाल करने लग गया है। दोस्तों, अब 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर बात करते हैं। इस पे कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। कुछ ऐसी सच्चाइयां मैं निकाल के लाया हूं जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगें, लेकिन सच्चाई अब है तो है, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं इससे पहले आप सब से आग्रह करता हूं, अगर सच्चाई सुनने की आप सब में धैर्य है तभी इस वीडियो में आगे बढ़ें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, वीडियो से बाहर चले जा सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में आ रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई भी आपको जानना ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले मैं हिस्ट्री में जाता हूँ। 1973 में एक ऐसा आदेश जारी कर दिया गया, 1973 की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले जो जवान थे, जेसीओ थे, एनसीओ थे, उनका जो पेंशन जो मिलता था उनको 70% मिलता था, और जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ थे उनको मिलता था 30%। लेकिन 1973 में एक ऐसा आदेश जारी कर दिया गया जिससे कि सिविलियन का पेंशन भी 20% बढ़ के 50 हो गया, हमारा 70% से कम करके 50% कर दिया गया दोस्तों। तो ये तो थी उस समय की बात, 1973 की बात कर रहा था मैं। उसके बाद अभी और नज़दीक आते हुए आपको बताता हूँ, जब 1 रैंक 1 पेंशन की मांग शुरू हो गई थी, उस समय में बहुत सारी कमेटियाँ बनी, उनका रिकमेंडेशन आया, और 2014 का जब इलेक्शन आने वाला था उस समय 1 रैंक 1 पेंशन को कहीं ना कहीं लागू करने का एक सरकार ने दिखाया था अपना जो मोटिव, अपना जो इच्छा जाहिर की थी 2013 में ही, ताकि जो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लोग, जो वेटरन्स आंदोलन कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, उनको ताकि तसल्ली दिया जा सके, इसीलिए शायद ये कार्रवाई किया गया। चलिए, जो भी है, स्वागत करते हैं हम उसका भी। कम से कम आपने इच्छा शक्ति दिखाई। सरकार किसी की भी हो, मैं किसी के फेवर में यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, किसी की वकालत करने भी नहीं आया हूँ, वो हुआ। उसके बाद दोस्तों 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान हुआ, 2016 में उसका सर्कुलर निकला, उसका टेबल जारी हुआ और 1 रैंक 1 पेंशन 1 मिल गया। उस समय तो किसी ने कोर्ट में केस नहीं डाला था, कुछ भी नहीं था, तो 1 रैंक 1 पेंशन फिर भी मिल गया ना। तो अब मैं बात करता हूँ 1 रैंक 1 पेंशन 2, जो कि 2019 में मिलना था। 2019 में जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 मिलना था वो सरकार के ही बनाए हुए नियम के हिसाब से मिलना था। जैसा सरकार दे रही है वैसा ही 1 रैंक 1 पेंशन 2 मिलना था 1 जुलाई 2019 से, यानी कि 1 जुलाई 2014 में पहला मिला था, 1 जुलाई 2019 में दूसरा मिलना था।
नहीं मिला समय पर। क्यों नहीं मिला? सच्चाई है, कड़वी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था। लोग बोलते हैं देने की इच्छा होती तो कब का दे देते। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, केस चल रहा था। केस जाकर के निपटारा हुआ 2022 मार्च में। 16 मार्च 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया कि जो 1 रैंक 1 पेंशन सरकार ने दिया है वही सही है। क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन के खिलाफ जो याचिका हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के बेस पे चल रहा था, जिसमें इक्वलिटी के और ह्यूमन राइट की बात होती है। तो सरकार ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, जो संविधान बोलता है और जिस बेस पे आप लोगों ने केस किया है उसमें जो है कोई खामी नहीं दिख रही है। जो 1 रैंक 1 पेंशन जो सरकार ने दिया है आप लोगों को, उसमें कोई खामी नहीं दिखती है। इसलिए जो सरकार ने दिया है 1 रैंक 1 पेंशन वही सही है। ये आदेश आ गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्च 2022 को। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, उसी ऑर्डर में सबसे नीचे एक लाइन लिखा हुआ था कि 3 महीने के अंदर अंदर सरकार जो है एरियर्स रिलीज कर दे। अगर एरियर्स 3 महीने में रिलीज होने थे, रिव्यू पिटीशन हम नहीं डाला ना, हम नहीं डाला। मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ, हम नहीं डाला रिव्यू पिटीशन, तो किसकी वजह से पेंडिंग हुआ? अच्छा, जब पता था कि रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो हो सकता है केस और पेंडिंग हो जाए। अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता तो क्या होता? और भी लंबा चलता और लंबी आगे तक चली जाती लड़ाई। क्योंकि जिन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी खारिज कर दिया था उन्हीं चीज़ों के ऊपर ये रिव्यू पिटीशन था। तो लगभग हारना तय था। चाहे 29 जुलाई 28 जुलाई को जो रिव्यू पिटीशन खारिज हुआ उस दिन हारना था, या तो चाहे 4 साल और चलता उसके बाद हारना था, हारना तो तय था। क्योंकि उसी के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है जजमेंट सुना दिया था। ठीक है, रिव्यू पिटीशन डालना था तो 3 महीने ये वक्त जो है सरकार को दे देते कि वो एरियर्स तो कम से कम रिलीज हो जाने देते। चलिए ये भी मैं मानता हूँ कि रिव्यू पिटीशन का टाइम सिर्फ 3 महीने का होता है। अगर सिर्फ 3 महीने का होता है तो पहले रिलीज हो जाने देते एरियर्स वगैरह, उसके बाद कोई और पिटीशन डालते। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। या तो यही पिटीशन डालते कि 1973 से पहले वाला जो सिस्टम लागू किया जाए। सरकार के ऊपर दबाव ही बनाना है ना, तो वो भी जो कानून लाया था वो भी सरकार नहीं लाया था। सरकार चाहे तो उस कानून को फिर से बदल के फौजियों के लिए 50 के बजाय 70% का पेंशन का सिस्टम कर सकती है। मांग तो हम कुछ भी सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया 28 जुलाई 2022 को, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया। उसी बीच जून में सरकार ने टाइम एक्सटेंशन के लिए सरकार ने अपनी तरफ से बिल्कुल कैलकुलेटेड अपना कदम आगे बढ़ाया है। क्योंकि 16 मार्च का ऑर्डर था, 16 जून को जो है टाइम खत्म होना था। सरकार ने उससे पहले ही टाइम एक्सटेंशन के लिए पिटीशन दे दिया। बेशक उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेंडिंग रखा, लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो है टाइम एक्सटेंशन वाला पिटीशन अगर हम बोलें तो एक तरफ से एक्सेप्टेड ही है। क्योंकि अगर पेंडिंग रखा, उस पर कोई जजमेंट नहीं दिया, तो वो तो केस पेंडिंग हो गया। इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में, उसके अंडर देखरेख में वो पिटीशन लंबित है। उसके बाद बात आती है लीगल नोटिस। अब लीगल नोटिस जो दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको और डिफेंस सेक्रेटरी साहब को लीगल नोटिस दिया गया है कि आपने जो है एरियर नहीं दिया। एरियर देने की मनसा या देने की जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? चलिए वो भी सरकार का हिस्सा ही है, सरकार को वही मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको दिया। अब हम बोल रहे हैं ये कि 15 दिन के बाद, जबकि सबको पता है कि सितंबर 15 तारीख तक का जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाया हुआ है सरकार ने, उसका जो समय है 15 सितंबर तक का समय है सरकार के पास। तो 15 सितंबर तक भी हम वेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी 31 अगस्त को इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन साहब का, मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का एक ट्वीट आया है जिसमें लिखा हुआ है कि OROP अपडेट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड डिफेंस सेक्रेटरी
neither responded to legal notice till 31 अगस्त 2022 nor implemented Honorable Supreme Court order dated 16 मार्च 22 for payment of arrears with 1 जुलाई 2019. Contempt of court is planned to be filed next week. ये एक ट्वीट आया है जो आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम 15 सितंबर तक रुक जाइए, क्योंकि जो टाइम एक्सटेंशन का सरकार ने दिया हुआ है अर्जी, हालांकि वो पेंडिंग है, अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी है तो सही माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसमें सरकार ने जो समय मांगा है वो 15 सितंबर तक का मांगा है। हालांकि मैं तो बोलता हूं 28 जुलाई को अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हुआ तो 28 जुलाई के बाद 3 महीने का समय है सरकार के पास, चाहे आप माने चाहे ना माने, चाहे ये कड़वी बातें हैं, मैं पहले ही बोल रहा था बातें कड़वी आएंगी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जब पेंडिंग था तो केस तो फिर से पेंडिंग हो गया। तो कम से कम जो सरकार ने मांगा हुआ समय है 15 सितंबर तक का, तब तक तो हम वेट कर सकते हैं, तब तक तो हम वेट कर सकते हैं 15 सितंबर तक कि भाई 15 सितंबर तक सरकार को दिया जाए। अब हम नेक्स्ट वीक में जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करने जा रहे हैं। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस वैलिड रहेगा? वो कानून के जानकार बताएंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस वैलिड होगा, एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, वो कानून के जानकार बताएंगे। लेकिन जो हम सीधे साधे जो एक्स सर्विसमैन जो समझ रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर केस आपने डाल दिया, खुदा ना खास्ता वो भी एक्सेप्ट हो गया, तो फिर से पेंडिंग हो जाएगा मैटर। और सरकार जो चाहती है, सरकार तो कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अपने स्कीम्स को लगभग इलेक्शंस तक ले जाना हर सरकार चाहती है। तो वही होने वाला है। जो कंटेम्प्ट ऑफ केस कोर्ट का केस फाइल होने जा रहा है, उसके लिए कृपया आप 15 दिन रुक जाइए, उसके बाद फाइल करें। हम भी यही चाहते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बने कि सरकार जो है 1 रैंक 1 पेंशन जारी करे और एरियर को जो है बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ जारी करे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया कि आपको 3 महीने के अंदर पैसा रिलीज करना है, तो आप नहीं रिलीज कर रहे हो तो आपको जो है उस समय के बाद जितना भी समय आप लगाओगे आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा एक्स सर्विसमैन को लौटाना चाहिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का पैसा है। इन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो युद्ध में घायल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिसेबल्ड होकर के घर आए हुए हैं, ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं हमारे बीच में जिनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना है। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि कम से कम आप 15 सितंबर तक रुक जाइए, उसके बाद जो है हमें करना चाहिए, जो भी प्रेशर बनाना है वो बनाना चाहिए सरकार के ऊपर। तो यही कुछ बातें थी जो मेरे मन में बार बार आ रही थी, क्योंकि चीज़ें अब हैं तो हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, उसके बाद फिर जैसे डिसीजन आया उसके बाद फिर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग था, उसके बाद रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया, उसी बीच में सरकार ने टाइम एक्सटेंशन का वो दे दिया, अपना अर्जी दे दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो है फिर हमारा लीगल नोटिस गया, फिर लीगल नोटिस के बाद अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस के बारे में बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गोलमोल हो रहा है ये मैटर। 2016 में तो बिना गोलमोल के ही मिल गया था, तब तो कुछ इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर वही OROP मिलना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि जो 2016 में आपको मिल गया था, जो 14 से लागू था, वही OROP आपको अभी भी मिलेगा OROP 2 में, तो हम क्यों ना चुपचाप से पहले उसको ले लें, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो है जो भी करना है वो करें। चाहे वो 1973 वाला सिस्टम, जो उससे पहले वाला जो सिस्टम था, जो 70% हमें पेंशन मिलता था, उसके लिए भी हमें, मैं तो बोलता हूँ उसके लिए भी हमें जो है अर्जी लगानी चाहिए। क्योंकि सिविलियंस का और फौजियों का जो है काम का जो है, जो जिस स्ट्रेस में काम करते हैं, जिस माहौल में काम करते हैं, जो लाइफ रिस्क होता है, उनका और हमारा बिल्कुल डिफरेंस है। तो हमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा पेंशन हमारा बनना बिल्कुल हमारा हक बनता है वो। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ जो 1973 से पहले जो पेंशन का सिस्टम था, 70% फौजियों को मिलने वाला, वो सिस्टम भी फिर से चालू होना चाहिए, फिर से लागू होना चाहिए। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन अभी जब थोड़ा सा ही बचा है, कम से कम उस समय तक हम रुक जाएं, और उस समय जब वो समय निकल जाएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई हमें सोचनी चाहिए। तो यही था दोस्तों, कुछ दिल में कुछ बातें बहुत चल रही थी। सोशल मीडिया में मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, जब चीज़ें पढ़ता हूँ, पुरानी जब हिस्ट्री वगैरह निकाल के पढ़ता हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें जहन में आ गई थी मेरे, जो आप सबसे मैं शेयर करना चाहता था। तो हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे लोगों को, अगर आप लोगों को
थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा हर्ष, थोड़ा सा मतलब रफ था, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा इंटेंशन किसी को सपोर्ट करना, किसी का विरोध करना, किसी को पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एज ए एक्स सर्विसमैन, जैसे आप सोचते हैं वैसे मैं भी सोचता हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं जब पढ़ता हूँ, चीज़ें जब हिस्ट्री की चीज़ें निकाल के पढ़ता हूँ, तो कुछ चीज़ें जब पता चलती हैं तो इन चीज़ों के बारे में बोलने का दिल करता है। और जो चीज़ें हैं वो हैं अभी, इसलिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो में बोलना चाहिए वही मैंने बोला अभी। तो अगर किसी को मेरी बातों से कुछ बुरा भी लगा हो तो आप सबसे मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मेरी बातों को आप सब भी सोच के देखिएगा, एक बार विचार ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई आपसे सरोकार रखने वाला, आपके डॉक्यूमेंटेशन या आपके फाइनेंशियल चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला मैटर को लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।